वेलकम बैक टू माई चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेकर आया हूँ, जो भी आप लोग कमेंट करते हैं मैं कोशिश करता हूँ उस स्टॉक की वीडियो बनाऊँ। आज एक जो स्टॉक में लेकर आया उसके बारे में भी कमेंट किया गया था कि इस स्टॉक की वीडियो बनाइए। ये कौन सा स्टॉक है, अगर आपके पास है, आप इसमें एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आज इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, चाहे वो टेक्निकली बेस पर हो चाहे फाइनेंशियली बेस पर हो। उसी के बाद आप डिसीजन लीजिएगा आपको क्या करना चाहिए। लेकिन हमेशा की तरह एक ही बात बोलूँगा, अगर आपको स्टॉक में एंट्री लेनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लेना, उसी के बाद आप डिसीजन लेना। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट या कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कमेंट में रिप्लाई करने की, कि आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर हो सके। कौन सा स्टॉक है कमेंट करके बताना अगर आपके पास है, जिसका नाम है टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग डे पर 4% की गिरावट। हमेशा की तरह एक ही बात बोल रहा हूँ, 2 दिन से मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, अगर स्टॉक में गिरावट है और पूरी मार्केट की सिचुएशन ऐसी थी कि पूरी मार्केट में ही गिरावट थी, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्योंकि हमने देखा फ्राइडे में मार्केट की सिचुएशन ही ख़राब थी, तो ये स्टॉक भी गिर गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक महीने का चार्ट 18.5% की गिरावट, 6 महीने का चार्ट लगभग 13% की गिरावट, पिछले 1 साल का चार्ट लगभग 30% की तेज़ी। और वॉलेटिलिटी आप ज़रूर ध्यान रखना, जहाँ पर वॉलेटिलिटी एक तरफ कुछ लोगों को बहुत बड़ा लॉस देती है, वहीं पर कुछ लोगों को यही वॉलेटिलिटी बहुत बड़ा रिटर्न दे के जाती है। लेकिन उसके लिए टेक्निकल आना ज़रूरी है। अगर आपको आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, क्योंकि मैंने नेक्स्ट मंथ जो है मई में यहाँ पर मैं एक मेंबरशिप स्टार्ट करने वाला हूँ, जहाँ पर मैं आपको हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक प्रोवाइड करूँगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको टेक्निकल नहीं आता है, कहाँ पर किस स्टॉक में एंट्री लेनी है, क्या एग्जिट होना है, क्या इसका टाइम रहेगा, कितना टारगेट रहेगा, सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूँगा मैं वहाँ पर। अभी फ़िलहाल के लिए मैं उस चीज़ पर नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पर इस कंपनी के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले 7,965 करोड़ का मार्केट कैप, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन ड्राइवन पॉलीमर एंड कंपोजिट प्रोडक्ट्स, पॉलीमर से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा, वो चीज़ ध्यान रखना आप यहाँ पर। मार्केट लीडरशिप, ये बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ब्याह पर कंपनी पर भरोसा किया जा सकता है। द कंपनी होल्ड्स ए मार्केट शेयर ऑफ ओवर 55% इन द डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल पैकेजिंग सेगमेंट। इट इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ लार्ज साइज प्लास्टिक ड्रम होते हैं ना, वे प्लास्टिक के ड्रम वगैरह होते हैं वो। एंड द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपनी सिलेंडर, एंड द थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर IBC ग्लोबली। देख रहे हो आप, फर्स्ट मतलब लार्जेस्ट, सबसे बड़ी जो है ये मैन्युफैक्चरिंग किस में है, लार्ज साइज प्लास्टिक ड्रम। वो ड्रम जो वो बड़े बड़े होते हैं ना, वो 4-4, 5-5 फीट वाले, उनकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। सबसे बड़ी है इंडिया में। और वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है, प्लास्टिक ड्रम वगैरह जो है आने वाले टाइम में बंद होंगे या इनकी डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, वो आप मुझे कमेंट करके बताना। कुछ चीज़ें इसीलिए मैं कहता हूँ देख लिया करो आप, और की पॉइंट्स में तो आपको नॉर्मली चीज़ें मिली जाती हैं। सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपोजिट सिलेंडर्स, सिलेंडर कभी बंद नहीं होंगे, मैन्युफैक्चरिंग हो गई होंगे, हम भी जानते हैं, सेकंड लार्जेस्ट है। और थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबली, भाई ग्लोबली। कंटेनर तो आपको पता ही होगा ना, वो जो कंटेनर जिसमें सामान भर के जाता है, वो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, है ना, वो चीज़। तो आप इसी चीज़ से मतलब एक, इसके अलावा यहाँ पर एडिशनली इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग MOX फिल्म इन इंडिया एंड मार्केट लीडर इन 9 आउट ऑफ 11। देखो, MOX फिल्म के बारे में मुझे नहीं पता है, किसी को पता है तो कमेंट करना, क्योंकि मैंने इसके बारे में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं की है, बट कुछ पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मार्केट लीडर है 55% का, और जाहिर सी बात है अगर कोई इसको कॉम्पीट करना आएगा तो ये अपनी पोजीशन को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा, काम करेगा अपनी मार्केट लीडरशिप को बचाए रखने के लिए। तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट होता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, अभी ट्रेडिंग की नहीं, अभी ट्रेडिंग की भी हम यहाँ पर बात करेंगे। पॉलीमर प्रोडक्ट से इसके पास 65% का रेवेन्यू आता है, कंपोजिट से 35% के समथिंग का। इंडस्ट्रियल पैकिंग यहाँ पर है 64%, कंटेनर 12%, सिलेंडर जो है वो 10%। ये सब चीज़ें हैं। बाकी तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन, साथ टेक्निकल लाइफस्टाइल, मोक्स फिल्म, ये मोक्स फिल्म का मुझे नहीं मालूम है, कमेंट करके बताना अगर किसी को पता हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। अब इसके क्लाइंट कौन कौन है देख लो, कितने बड़े बड़े क्लाइंट हैं। गोदरेज, L&T, लार्सन एंड टुब्रो, इंडियन ऑयल, जुबिलेंट लाइफ साइंस, कारगिल,
पीडीलाइट इंडस्ट्री आप जानते हैं, ये भी मोनोपोली रखता है, मार्केट लीडर है। इसके अलावा टाटा मोटर्स जैसी दिग्गज कंपनी, वॉल्वो, इवन विप्रो, आईटी सेक्टर के दिग्गज कंपनी, ये सब इसके क्लाइंट हैं। कमेंट करके बताइएगा सिर्फ इतना डेटा देखने के बाद आपको क्या लगता है, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, सिर्फ इतना डेटा देखने के बाद। और आगे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आगे क्या रहा है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें, ठीक है। डिटेलिंग चाहिए तो कमेंट करना। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, अच्छी बात है, और अपने हाई से काफ़ी नीचे मिली है। 514 का इसका हाई है और स्टॉक मिल रहा है अभी 350 रुपये के आसपास, तो काफ़ी डिस्काउंट पर मिल रहा है। पर याद रखना ये सब चीज़ें जो मैंने यहाँ पर आपको की पॉइंट, ये इसके क्लाइंट वगैरह ये सब चीज़ें शेयर की, ये उन लोगों को देखना होता है जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है कि भाई कंपनी फ्यूचर में जिस हिसाब से चल रही है ग्रो कर भी सकती है या नहीं, क्या कंपनी के पास ऐसे क्लाइंट हैं जो जल्दी से टूटने वाले नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ क्लाइंट देखे, जैसे पीडीलाइट मार्केट लीडर है भाई, वो उसे कौन बीट करेगा। टाटा मोटर्स अपनी अलग ही मार्केट शेयर है टाटा मोटर्स का। इसके अलावा कुछ हमने और भी देखे, मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, मतलब सारे बड़े, विप्रो आप देख सकते हैं, आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, ठीक है। जुबिलेंट, लार्सन एंड टुब्रो देख लो आप, कितना बड़ा ग्रुप है ये। गोदरेज, जुबिलेंट लाइफ साइंस देख लो, इंडियन ऑयल, मतलब बड़े बड़े क्लाइंट है, छोटे मोटे नहीं है। तो इनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा दूसरी अदर जो इसके कॉम्पिटिटर हैं उनके लिए। तो यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, 377 करोड़ का इसका फिलहाल फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसका नेट प्रॉफिट चल रहा है। अर्निंग पर शेयर 16 रुपये 33 पैसे। क्या इसकी फेस वैल्यू 10 है? 1 है, अभी इसकी फेस वैल्यू 1 है, पर हो सकता है आने वाले टाइम में कंपनी बोनस वगैरह प्रोवाइड करे, तो कंपनी का अपना डिसीजन है। ये देखो यहाँ पर 2013 फाइनेंशियल ईयर से हमारे पास डेटा है, फाइनेंशियल ईयर 2025 तक भाई देख लो, एक भी फाइनेंशियल ईयर ऐसा है जहाँ पर कंपनी को लॉस हुआ हो। एक भी फाइनेंशियल ईयर ऐसा नहीं है जहाँ पर कंपनी को लॉस हुआ हो। ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पर। इसके अलावा सेल्स ग्रोथ देखोगे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में अच्छी है, बट चलो एटलीस्ट पॉजिटिव तो है। प्रॉफिट ग्रोथ भी 5 साल में थोड़ी सी गड़बड़ है, बाकी अच्छी है। लेकिन इसका स्टॉक प्राइस CAGR इसने काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। स्टॉक प्राइस CAGR में एक तो पॉइंट ये होता है कि ये फिक्स नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि 10 साल का 23% का है तो 23% ही फिक्स रहेगा, नहीं, चेंज हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। दूसरी चीज़, इसका जो इम्पैक्ट है CAGR तो जब भी देखना चाहिए अगर आप कम से कम 10-20 साल का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, तो तभी CAGR देखा जाता है। रिटर्न इक्विटी इसकी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा बैलेंस शीट में देख लो, कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट है 780 करोड़ का, लेकिन पूरी तरीके से कंट्रोल में है, क्योंकि इसने पिछले 2-3 क्वार्टर से आप देखेंगे अपने डेट को थोड़ा थोड़ा करके कम करना स्टार्ट किया है पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर से। रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, 2500 करोड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं, 1400 करोड़ के आसपास इसके फिक्स एसेट पहुंच गए, ये भी अच्छा डेटा हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो 51.62% प्रमोटर्स की होल्डिंग, 8% से ज़्यादा FI और लगभग 13% के आसपास DI और 27% से ज़्यादा पब्लिक के पास यहाँ पर स्टेक है, जो कि काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियली अगर हम फिर भी देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें अच्छी देखने को मिल रही हैं। उस बिहाफ पर अगर देखा जाए तो ठीक है, फाइनेंशियल के हिसाब से तो भाई चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो चाहे आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो, दोनों तरीके से अच्छा नज़र आता है। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर एक बार नाम पढ़ लीजिएगा आप इसका, टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड। थोड़ा सा ज़रा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर एक ही एनालिस्ट ने अपनी रेटिंग दी है और उसने क्या बोला है, बाय। मतलब एक ही एनालिस्ट है जो अगले 1 साल के हिसाब से इसमें कह रहा है कि बाय करके चलो, अगले 1 साल में आपको यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलेगी और फ़ायदा हो सकता है। वहीं पर पब्लिक का ओपिनियन 100% सेल। अब वो क्यों है, चलिए उसके लिए चलते हैं हम सीधा इसके टेक्निकल चार्ट पर और समझते हैं आखिर ऐसा क्यों। ये है इसका टेक्निकल चार्ट। देखो याद रखना, टेक्निकल चार्ट आप देख रहे हो तो आप पहले ये डिसाइड करो आप कितने टाइम के लिए स्टॉक में रहना चाहते हो। भाई कुछ लोग होते हैं जो 1 महीने के लिए स्टॉक में एंट्री लेते हैं, कुछ होते हैं जो साल भर के लिए एंट्री लेते हैं, कुछ होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम सेट करना होता है। मैं हमेशा 1 डे का टाइम फ्रेम ही सेट करता हूँ, क्योंकि 1 डे के बेस पर हम जनरली स्मॉल और शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के हिसाब से हम इसमें जा सकते हैं। अब शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें, चाहे लॉन्ग टर्म के हिसाब से, चाहे मिड टर्म के हिसाब से, अच्छी बात तो यह है कि अपने सपोर्ट पर है। अब सपोर्ट कितना स्ट्रांग है अगर आप देखोगे, यहाँ पर मैं आपको ये डेट भी दिखा दूँ, ये स्टॉक जून 2024 से लेकर अगस्त 2025 तक इस लेवल पर रेसिस्टेंस का काम कर रहा था और फाइनली अगस्त में ये लेवल टूटा। उसके बाद इसने पहला सपोर्ट इसी लेवल पर लिया अक्टूबर 2024 में, दूसरा सपोर्ट लिया इसने यहाँ पर नवंबर 2024 में, तीसरा सपोर्ट लिया जनवरी 25 में,
फिर फेब में भी 25 में भी सपोर्ट लिया, उसके बाद भाई मार्च में फिर से सपोर्ट लिया, और उसके बाद अब अप्रैल में भी इसी लेवल पर सपोर्ट ले रहा है, जिससे हमें बार बार ये तो इंडिकेटर मिल रहा है कि स्टॉक ये लेवल से नीचे शायद ना जाए। देखो गारंटी मार्केट में किसी चीज़ की होती नहीं है, लेकिन चांसेस यही नज़र आ रहे हैं कि शायद इस लेवल से स्टॉक नीचे ना जाए। भले ही यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट चला जाए, लेकिन शायद इससे नीचे नहीं जाएगा। तो इसीलिए अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जाओगे तो हो सकता है स्टॉक कंसोलिडेट चले, थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिले। लेकिन अच्छी बात ये, अगर आपने ऑलरेडी इस स्टॉक में एंट्री ले रखी है तो उम्मीद है नीचे नहीं जाएगा, भले ही कंसोलिडेट चले। तो आप अगर ऐसे में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का व्यू रखते हैं, इवन लॉन्ग टर्म का 10 साल 15 साल का, तो इस लेवल पर एंट्री लेने में कोई नुकसान नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करें, इस स्टॉक में एज ए लॉन्ग टर्म भी जा सकते हैं, एज ए मिड टर्म भी जा सकते हैं। बट स्विंग ट्रेड शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। छोटे छोटे उतार चढ़ाव होंगे, उसमें टाइम फ्रेम आपको चेंज करना पड़ेगा, 2 घंटे का 3 घंटे का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब स्विंग ट्रेड के लिए आपको या तो खुद से थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, टेक्निकल वगैरह ये सब चीज़ें अगर नहीं आती हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ से हमारी यहाँ पर मेंबरशिप स्टार्ट होने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमारी मेंबरशिप स्टार्ट होगी, जिसमें हम एवरी मंथ स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक प्रोवाइड करेंगे, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही जाएँ, और एक लिमिटेड अमाउंट, मतलब जितना आप रिस्क ले सकते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पैसा लगाना है, उसके हिसाब से आप जा सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, या उसके बारे में कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, कमेंट कीजिएगा। शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैं आपको बता चुका हूँ, स्टॉक कंसोलिडेट चल सकता है। छोटे छोटे उतार चढ़ाव अगर आप टेक्निकल जानते हैं तो ही जाना, अदरवाइज मत जाना, वरना इस छोटे छोटे उतार चढ़ाव में भी आप लॉस कर लोगे। बेटर तो यही है। अब आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं इस स्टॉक के बारे में, या कुछ भी डाउट है वो कमेंट कर सकते हैं। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।